स्टूडेंट्स, इसमें हम करेंगे कुछ पेक्यूलियर टाइप की एंट्रीज। जैसे फर्स्ट है आपकी टर्म डेप्रिसिएशन। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है। डेप्रिसिएशन होता है लॉस इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। ठीक है, कि जैसे आपने सपोज आपने एक कार बाय की, ठीक है, आप मतलब देखते हो जैसे वैसे तो शोरूम से निकलते ही, लेकिन आप अगर साल बाद लगाते हो कि 1 ईयर के बाद आप देखते हो कि उसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर गई। ठीक है, वो जो डिक्रीज़ इन वैल्यू है दैट इज़ डेप्रिसिएशन। अब ये एक सबसे पहले तो ये एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर है, लॉस है, लेकिन ये एक नॉन कैश है, क्योंकि आपने जो आपकी कार की वैल्यू कम हुई वो आप किसी को पे तो नहीं ना करने जाते, तो इसलिए ये एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है और इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास होती है। अब डेप्रिसिएशन लॉस है तो नेचुरली इट विल बी डेबिटेड। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट किसको करोगे, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है तो आप टू कैश तो कर नहीं सकते, तो आप क्रेडिट करोगे उस पर्टिकुलर एसेट को। जब हम एसेट परचेज करते हैं ना, वैसे भी एसेट्स का जो बैलेंस होता है दैट इज़ ऑलवेज डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो उस अमाउंट को अगर हमने अपनी एसेट की वैल्यू को डिक्रीज़ करना है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं उतनी अमाउंट से। क्रेडिट करेंगे तो वो वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए एसेट को जब हमने क्रेडिट किया तो इसका मतलब उसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर गई। और किस वजह से डिक्रीज़ कर गई? ड्यू टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एंट्री है डेप्रिशिएट फर्नीचर फॉर ₹1000। ठीक है, कि फर्नीचर की डेप्रिसिएशन हुई है 1000 की। आप एंट्री डालोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट और अमाउंट डाल दोगे 1000। कई बार ये आपको परसेंटेज में गिवन होती है कि फर्नीचर की वैल्यू 10,000 है, उस पर 20% डेप्रिसिएशन लगा दो। फिर आप पहले उस 20% को कैलकुलेट करोगे और फिर उसकी एंट्री जो है वो पास करोगे। नेक्स्ट आपकी टर्म आती है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं कि ये किससे रिलेट करती है? इंसॉल्वेंसी ऑफ आवर डेटर। डेटर कौन होता है? जिस पर्सन ने हमें पेमेंट करनी है। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन इज अनएबल टू पे हिज लाइबिलिटीज, मीन्स कि उसके जो एसेट्स हैं दे आर इनसफिशेंट, वो इनसफिशेंट है, कम है एज़ कम्पेयर टू इट्स लाइबिलिटीज़। तो उस पर्सन पे उस टाइम पे हम उस पर्सन को इंसॉल्वेंट जो है गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है और फिर क्या करती है, उसकी जितनी एसेट्स हैं उनको बेच के जो उसके जितनी लाइबिलिटीज़ है उनको प्रोपोर्शनेटली पे कर देती है। इसका दूसरा नाम क्या है इंसॉल्वेंसी का, जो आपने ज़्यादा सुना होगा, दैट इज़ दिवालिया। कि जब किसी पर्सन का दिवालिया निकल जाता है, ये चीज़ आपने बहुत बार मूवीज़ वगैरह में भी देखी होगी कि फ़लाना पर्सन जो है वो दिवालिया हो गया या फ़लानी कंपनी दिवालिया हो गई। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि क्योंकि नेचुरली उसके एसेट जो है वो इनसफिशेंट है एज़ कम्पेयर टू उसकी लाइबिलिटीज़, तो जब गवर्नमेंट उसकी एसेट्स को सेल करती है तो उन पैसों को वो उसकी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए यूज़ करती है। तो जितनी पेमेंट कर देते हैं उतने के लिए हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, बाकी जो नहीं पेमेंट हो पाती उसके लिए हम एंट्री डालते हैं बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करते हैं हम उस डेटर को। क्लियर हो गया? जब भी हम इनको हम क्या बोलते हैं, एक और क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्रीज, कि जब हम एक से ज़्यादा अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट करते हैं तो उन एंट्रीज़ को हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज। ठीक है, अब सपोज मिस्टर ए, आपकी ये एंट्री है, मिस्टर ए वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ही हैज़ टू पे
ही हैज़ टू पे अस ₹10,000। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 60 पैसा इन ए रुपी could be received from him as final dividend। ठीक है, आपके पास ये ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब क्या है कि जो मिस्टर ए है उसने आपके 10,000 देने हैं, आपको रिसीव कितने हो रहे हैं 60 पैसा इन ए रुपी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं 10,000 इंटू 60 पैसा, ये रुपीज़ में है तो इसको भी रुपीज़ में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो आपको रिसीव कितने होंगे 6,000। तो आप यहाँ पे एंट्री डाल दोगे कैश अकाउंट डेबिट 6,000। तो आपके बैड डेब्ट्स कितने हुए 10,000 में से 6,000 माइनस कर दो 4,000, तो बाकी डालेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू मिस्टर ए 10,000। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये बैड डेब्ट्स की एंट्री जो है वो डालनी होती है। कई बार आपको बैड डेब्ट्स तो होते हैं लेकिन आपको कई बार ना फाइनल सेटलमेंट नहीं लिखा होता, तो इसमें कई बार आपके पास ट्रांजैक्शंस किस तरह की होती हैं, जैसे मिस्टर एक्स वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ही ओज अस ₹10,000। ठीक है, आगे लिखा होता है ₹2,000 वॉज रिसीव्ड एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कि हमें पहले इंस्टॉलमेंट में 2,000 मिली। उसके आगे एक और ट्रांजैक्शन दी होती है कि दैट रिसीव्ड received 40 पैसा in a rupee from balance amount as final dividend। ठीक है, हम इस पे डेट्स भी डाल देते हैं। सपोज ये जनवरी 10 की एंट्री है, ये जनवरी 20 की एंट्री है। तो जनवरी 10 की एंट्री में जब उन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिखा ना, इसका मतलब फाइनल अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ कि हमें और पैसे भी आ सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो हम पहली एंट्री में एंट्री डालेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स 2,000। यहाँ पे हम बैड डेब्ट्स नहीं डालेंगे। फिर जब जनवरी 20 की एंट्री डालेंगे, अब यहाँ पे फाइनल डिविडेंड लिखे, तो पहले निकालो बैलेंस, उससे पैसे कितने लेने थे 10,000, 2,000 ऑलरेडी आ गए, बाकी कितना बचा 8,000 पे 40 पैसा लगाओगे, 40 पैसा, इसका मतलब 3,200 आपको रिसीव हुए। तो यहाँ पे लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट 3,200। अब बैड डेब्ट्स कितने हुए 8,000 में से जो 3,200 रिसीव हो गए उसको माइनस कर दो, बाकी जो आपके हैं 4,800 दैट विल बी योर बैड डेब्ट्स। ठीक है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 4,800 टू मिस्टर एक्स 8,000। इस तरह से फिर आपने एंट्री पास करनी है। क्लियर हो गया कि अगर सिंपल इंस्टॉलमेंट लिखी हुई है, फाइनल नहीं लिखा, तो आपने जितने पैसे आए हैं वो डाल दें। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे जैसे एसेट सेल हो जाती हैं, जैसे सपोज पहले उसकी मशीनरी सेल कर दी, उसको जितने उसके लाइबिलिटीज़ हैं, जितने उसके क्रेडिटर्स हैं, उनमें बांट दिया इक्वली। फिर उनके प्रोपोर्शनेटली कैसे बांटते हैं कि जैसे जितने पैसे किसके लेने हैं ना, उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन कर देते हैं। आपका उसके साथ कोई लेना देना नहीं, सिर्फ ये समझ लो। फिर जैसे नेक्स्ट उसकी लैंड सेल की, तो फिर बाकी पैसे बांट दिए, सब में बांट देते हैं वो। तो इसलिए जब तक हमें फाइनल वर्ड नहीं आता ना, तो हम जो उसका बैलेंस बचता है उसको बैड डेब्ट्स में नहीं डालते। क्लियर?